गुड मॉर्निंग। यूनिट 4 डिटर्मिनेंट्स टॉपिक चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें से 5 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, आगे की 5 अब भी हम पढ़ेंगे। आज हम पहले 5 को रिकॉल कर लेते हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है या फिर उसका ट्रांसपोज है, दोनों मैट्रिक्स तो अलग होती है लेकिन अगर उनके लिए ही डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी सारणिक मान निकालेंगे तो वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जबकि मैट्रिक्स के रूप में देखें तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दोनों अलग अलग होती है, सेम भी हो सकती है लेकिन हमेशा सेम नहीं होती है। लेकिन उनके लिए अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो दोनों क्या आती है, बराबर। ऐसे ही सेकंड थी कि अगर कोई भी सारणिक है उसमें हम कोई भी दो रो या फिर कॉलम एक्सचेंज करते हैं आपस में, R1 की जगह R2 रख दिया, R2 की जगह R1 रख दिया, तो इससे पूरी सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर एक्सचेंज करने से पहले वैल्यू +15 आ रही थी तो एक्सचेंज करने के बाद -15 आएगी। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर कोई भी सारणिक है उसमें कोई दो रो या दो कॉलम एग्जैक्ट सेम है, जैसे रो 1 है 1 2 3 और रो 3 भी है 1 2 3 एग्जैक्ट सेम हो गई, तो आपको बताना है कि R1 और R3 एग्जैक्ट सेम है, इसलिए पूरी सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। फोर्थ हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य संख्या k से गुणा किया जाता है तो फिर वो सारणिक का जो मान है वो अपनी मूल सारणिक पहले वाली सारणिक का k गुना हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी भी सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में दिए हुए हैं, जैसे A1 + D1, A2 + D2, A3 + D3, तो उस पूरी सारणिक को हम दो सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज थी, इसमें से सेकंड थर्ड आपकी बहुत ज़्यादा यूज आएगी, फोर्थ वाली भी आएगी और फिफ्थ वाली बहुत कम, 1-2 एग्जाम्पल में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास, अगर किसी भी सारणिक में कोई भी सारणिक है हमारे पास, उसके किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के गुणज जोड़ने या घटाने से सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये स्टेटमेंट आपको PDF में मिल जाएगा, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। कोई भी सारणिक है उसमें किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का कोई भी अचर गुणज जोड़ने या घटाने से सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम इसको प्रूफ करके देख सकते हैं। देखो एग्जांपल ले लिया, इजी सी कोई सारणिक ले लेते हैं 1 0 3 2 2 1 -1 2 4। ठीक है। अब अगर मैं इसमें क्या करती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि ये जो R2 है इसमें मैं अगर कोई पद 0 कर दूँ, जैसे देखो हमें पता है कि कोई भी सारणिक में अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के मैक्सिमम वैल्यूज 0 है तो हम उसी के संगत प्रसार करते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है। तो इस बार मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो रो दिख रही है ना मुझे, इस रो में मैं क्या करूँ, इस वाली कॉलम में, ये कॉलम कौन सा है, C3 में मैं एक्सचेंज करूँ, C3 में से क्या माइनस कर दूँ, ये जो C1 कॉलम है उसको किससे गुणा करते हुए, 3 से। यही कह रहा था, देखो किसी भी पंक्ति या स्तंभ में उस पंक्ति या स्तंभ के अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत गुणज, जैसे 3 से गुणा करके जोड़ दिया या घटा दिया, तो पहले जो सारणिक का मान आता और अभी सारणिक का मान आता दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये करने से हमें क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखो अब जैसे ये अप्लाई किया तो कैसे अप्लाई करते हैं, देखो सिर्फ C3 में चेंज करना है, C3 में एरो जहाँ पे लगा हुआ है ना सिर्फ वहाँ चेंजेस होगा, बाकी C1 C2 एग्जैक्ट नोट कर लो, 1 2 -1 0 1 2। अब C3 - 3 C1 का मतलब क्या हुआ, 3 C3, इसमें से C1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस करना है, यानी 3 × 1 3 3 - 3 0। ऐसे 2 में से आपको क्या माइनस करना है, 3 × 2 यानी कि 3 2 6, तो ये क्या हो गया -4। ऐसे 4 में से माइनस करना है 3 × -1, यानी कि ये क्या हो गया माइनस प्लस का 3 4 + 3 7। तो ये जो मैंने एक्सचेंज किया ना, ये सारणिक और ये सारणिक क्या हुई, बराबर है। ठीक है। ये कोई नई सारणिक नहीं मिली बल्कि ये वही सेम सारणिक है। अब अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे मैंने 2 0 बना दिए तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको R1 के सापेक्ष अगर प्रसार कर दें, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें
तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए देखो ये 1 इंटू छुपाओ 7 माइनस माइनस कर रही थी, यानी 7 प्लस 1 कितना होता है 15, तो ये क्या आ गया 15, क्योंकि वापस यहाँ जो देख रहे हैं वो क्या है -0 इंटू इसके उपसान प्लस 0 इंटू इसके उपसान, तो ये 0 हो गए, इसीलिए तो हमने 0 बनाया ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, प्लस 15 है। अब आप चेक कर सकते हो कि ये जो मैंने संक्रिया लगाई, इसको बोलते हैं ऑपरेशन संक्रिया लगाना, ये जो मैंने संक्रिया लगाई और इससे पहले मैं अगर इसको सॉल्व करती तो एग्जैक्ट आंसर यही आता। एक बार आप चेक कर सकते हो, देखो 1 इंटू इसके उपसान 4 माइनस 4 0, फिर -0, फिर +3 की क्या आ रही है देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम संक्रिया लगा के इसको थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। यही हमारी प्रॉपर्टी थी 6th। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज आएगी प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 7th प्रॉपर्टी है सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करने पर, सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करने पर उस सारणी का पूरे का मान क्या हो जाता है 0। कैसे, देखो हमने पढ़ा है कि कोई भी सारणी थी उसको हम डेल से लिखते थे, है ना, सारणी का प्रसार डेल से लिखते थे। तो हमने उप सारणी पर सहखंड पढ़े थे, तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर प्रथम पंक्ति है A11 तो उसके लिए कैपिटल A11, फिर A12 A12 A13 A13, और अगर इसको कोफैक्टर के रूप में लिखना था तो सारे कैसे थे पॉजिटिव, याद आ रहा है कुछ। तो इसमें जो बोला गया है ना रूल में, वो यही बोला गया है कि अगर किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव, ये जैसे ये मैंने फर्स्ट पंक्ति के 3 अवयव ले रखे थे ना 1 1 1 2 1 3, ऐसे अपन कॉलम के संगत प्रसार करते तो कॉलम के भी ले सकते हैं। तो इसमें बात ये कही गई है कि यहाँ पे तो अपन ने उसी पंक्ति के उप सारणी या उसी पंक्ति के संगत सहखंड लिए ना। अगर मान लो आप ले तो रहे हो अवयव प्रथम पंक्ति की, और जबकि सहखंड या उप सारणी कौन से ले लिए, दूसरी या तीसरी पंक्ति की ले लिए, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। जैसे मान लो आपको ऑब्जेक्टिव में चेक करने के लिए दिया गया है A11 और यहाँ लिख दिया आपके पास F2, ठीक है, फिर यहाँ लिख दिया A12 और यहाँ लिख दिया F22 और यहाँ पे A13 और F23। अब देखो ये जो अवयव है ये तो कौन सी पंक्ति के दिख रहे, फर्स्ट के 1 1 1 2 1 3, जबकि सेकंड कौन से ले लिए 2 1, यानी सेकंड रो वाली के ले लिए, तो पंक्ति एक ले लिए और सेकंड दूसरी पंक्ति के ले लिए, तो इस तरीके से इसका योगफल और गुणनफल क्या हो जाएगा 0। समझ में एक बात, ये रूल है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी 7th प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर किसी भी सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाए 0। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा ये 0 0 0 और देन मैंने लिख लिया 1 2 3 2 4 5, तो ऐसी कंडीशन में इस पूरी सारणी का मान बिना सॉल्व किए क्या हो जाएगा 0। आपको देख सकते हो अगर प्रथम पंक्ति के अनुदिश मैंने प्रसार किया तो ये 0 इंटू इसकी उपसारणी -0 इंटू इसकी उपसारणी +0, तो ओवरऑल क्या आएगा 0। ओके, तो ऐसे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, जरूरी नहीं है R1 में ही सारे 0 हो सकता है थर्ड कॉलम में सारे अवयव 0 हो रहे हो या सेकंड कॉलम में सारे अवयव 0, जिस भी पूरी पंक्ति या पूरे स्तंभ में सभी अवयव 0 हो उस पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। अब 9th प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, कोई भी एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स याद है सबको, ऐसी वाली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स थी, जैसे देखो ये A B C 0 0 0 X Y Z, याद आ रही। अब हम सारणिक को हल कर रहे हैं तो इसको ही मैं सारणिक में बदल दूँ, जिसे डिटर्मिनेंट दी। ओके, A B C 0 0 0 X Y Z, ये कौन सा वाला त्रिभुजाकार सारणिक में, ऊपरी त्रिभुजाकार, ठीक है, ये ऊपरी त्रिभुजाकार बन रहा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कोई भी त्रिभुजाकार सारणिक जो है उसमें उस सारणिक का मान क्या होता है, उसके विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर, यानी कि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका मान क्या हो जाएगा ABC।
आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। देखो मैंने आपको बताई है अच्छी से ट्रिक, अगर अपन प्रसार करते हैं तो उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करते हैं जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हो 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो R3 में मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 हो रहे हैं और यहाँ पे किसमें हो रहे हैं C1 में। तो अगर आप C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रसार करके देखोगे तो ये इंटू इसका उपसारणिक, फिर माइनस 0 और प्लस 0, तो ए का उपसारणिक देखो क्या बन रहा है BC। तो ये भी सही कहा है। तो आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुजाकार सारणी में उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर। ओके, विकर्णों के अवयवों के गुणनफल के बराबर। लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है कि अगर किसी भी सारणिक में कोई एलिमेंट दिया हुआ है x, बाकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, अब यहाँ पे कोई वेरिएबल जो x है, x के स्थान पे अगर मैं a रख देती हूँ और a रखने से पूरी सारणिक का मान क्या हो जाता है 0। जैसे अपन फैक्टर्स करते थे ना, x² - 2x + 1। अब मैं बोलूँ कि x की जगह मैंने क्या रख दिया 1, तो 1 रखने से क्या हो गया 1 - 2 + 1 पूरा क्या हो गया 0। तो इसका मतलब x = 1 इसका क्या हो गया फैक्टर। तो x - 1 अपन इसका एक फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी सारणिक में कोई वेरिएबल दिया हुआ है x और उसके जगह पे अगर अपन वैल्यू रख रहे हैं a b और उस पूरी सारणिक का मान वो वैल्यू रखने से क्या हो रहा है 0, तो इसका मतलब अपन बोलेंगे कि x - a इस सारणिक के मान का क्या हो गया गुणनखंड, एक फैक्टर हो गया। ये सारी टाइम प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब अपन एग्जांपल्स में जितना इसको यूज करेंगे तो हमारे लिए ये लर्न करना ज़्यादा इजी रहेगी, आपको एक साथ ये सारी लर्न नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब भी हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको ये रट के नहीं लिखना है कि सारणिक के गुणधर्म फर्स्ट से ये हो गया, उसको पूरे गुणधर्म को 2 लाइन को कॉपी पेस्ट करना है अपनी लैंग्वेज में कि ये गुणधर्म है। जैसे अगर 2 लाइन सेम होगी तो हम बोलेंगे कि सारणिक के गुणधर्म से यहाँ R1 और R2 एग्जैक्ट सेम होने की वजह से सारणिक का मान क्या हो जाएगा 0, ना कि अपन शॉर्ट में लिखेंगे सारणिक के गुणधर्म फर्स्ट से ये 0। तो गुणधर्म है क्या वो भी तो आपको लिखना है। ठीक है, अभी अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे रूल्स इसमें यूज किए जाते हैं। देखो जैसे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो पहले की थ्योरी पे बेस्ड है, उपसारणिक पे और 2x2 की सारणिक के प्रसार पे, जो आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखो, इसमें कुछ नहीं बोला जाएगा आपको कि सारणिक के गुणधर्म का यूज करो या नहीं, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि यहाँ पे हमें क्या ऐसा करना है, क्या गुणधर्म से ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे अब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो गुणधर्म से ही हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि अगर C2 कॉलम को देखो और C1 कॉलम को देखो तो अगर 16 और 13 का डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 3 3 3 एग्जैक्ट सेम है। ऐसे ही अगर आपको कॉलम वाइज संक्रिया नहीं लगानी है तो रो वाइज भी आप देख सकते हो। देखो 14 13 का डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे 1, इन दोनों का देखो 1 1 1। इसका मतलब अगर आपको रो वाइज संक्रिया लगानी है तो रो वाइज लगा सकते हो, कॉलम वाइज लगानी है तो कॉलम वाइज। लेकिन ये ध्यान रहे, अगर आपने एक बार रो से संक्रिया स्टार्ट कर दी तो आप फिर रो वाइज ही लगाते जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे नहीं कि एक बार रो वाइज लगा रहे एक बार कॉलम वाइज। ठीक है, जैसे अगर अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे ये जो थर्ड दिख रही है ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है, और अगर कॉलम वाइज देखोगे ना तो ये C1 हुआ, ये C2 और ये C3। ठीक है, अब मैं रो वाइज संक्रिया लगा रही हूँ। कैसे लगा रही हूँ मैं, देखिए मैं R3 में मैं संक्रिया लगा रही हूँ, जहाँ अपन को चेंजेस करना है ना वो यहाँ पे लिखना है और एरो बनाते हुए कि क्या चेंजेस करना है। तो R3 में मैं क्या संक्रिया लगा रही हूँ कि इस R3 में से मुझे क्या माइनस करना है R2। ओके, ऐसे संक्रिया लगाई जाती है, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, जब हमें एक्सचेंज करना होता है तो डबल साइडेड एरो क्या R2 को R3 की जगह लिखना है, और जब इसमें कुछ चेंज करना है तो यूं एरो लगाएंगे। ठीक है, अब R3 में क्या चेंजेस है ये देखो, ये इक्वल, यानी कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी
थोड़ी देर पहले 6th नंबर प्रॉपर्टी कि किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति के संगत अवयवों के अचर गुणज जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये सारणिक पर ये सारणिक क्या होगी, बराबर। अब देखो R3 में चेंज करना है, इसका मतलब R1 R2 एग्जैक्ट सेम लिख लो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सब एक साथ लिखोगे तो पहले R1 R2 लिख लो। अब देखो R3 में चेंज क्या किया है कि R3 में से R2 घटाते जाना है। अब कैसे घटाते जाना है, संगत अवयव, जैसे ये R3 ये R2 है ना, तो 15 में से 14 गया 1, फिर इसमें से ये गया 1, इसमें से ये गया 1, ये होती है संक्रिया लगाना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब मेरे ये तो 1 1 1 हो गया, लेकिन मुझे और दिख रहा है, देखो R2 जो है, R2 में से अगर वापस मैंने R1 माइनस किया तो वापस यहाँ 1 1 1 बन सकता है। तो अभी मैं चेंजेस कर रही हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट दो संक्रिया लगाते हैं। दो संक्रिया लगाने से आपकी एक वैल्यू जो आ रही होती है वो भी उसमें अनिश हो जाती है, इसीलिए एक एक करके संक्रिया लगाया हम। देखो R2 में क्या एक्सचेंज कर रहे हैं हम, R2 में से ही क्या माइनस कर रहे हैं, R1। तो इसका मतलब R1 और R3 में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो R1 को इजीली वही लिख दो। ऐसे ही ये R3 1 1 1, चेंजेस किसमें हो रहा है, R2 में। अब R2 में भी क्या चेंज किया था, R2 में से R1 माइनस करते जाना है, यानी ये R2 और ये R1। 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1। ओके, यहाँ पे जो गुणधर्म लगा था वो कौन सा था, गुणधर्म 6th था, ठीक है। यहाँ पे तो संक्रिया लगा तो इसके रूप में आ गया हमारे पास स्टेटमेंट। अब जो बात आती है वो देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे R2 और R3 के सभी अवयव क्या हो गए, समान। सभी अवयव का मतलब ये नहीं कि यहाँ 2 2 2 2 2 2 आ जाए, इसका मतलब ये है कि अगर एक पंक्ति में 1 2 5 आ रहा है और दूसरी में भी सेम 1 2 5 ऐसे एग्जैक्ट संगत अवयव समान आते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। कौन सा गुणधर्म था, गुणधर्म 3rd था शनि, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पंक्ति 2nd व 3rd के अवयव सर्वसम है, यानी कि सभी समान है, इसलिए दी गई सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये कहलाता है बिना प्रसार की हमने इसकी वैल्यू सॉल्व कर दी। इसी जगह आप यहीं से प्रसार करना स्टार्ट कर देते तो 13 इंटू इसकी उपसारणिक सॉल्व करते, 17 इंटू 21 माइनस दिस, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इस सारणी को हमने कितनी इजीली सॉल्व कर दिया और इसका मान क्या लिया है, 0। इसी तरीके से अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे और उसमें भी अपन देखते हैं। देखो ये तो था न्यूमेरिकल नंबर 2, अब आपके पास ऐसा भी आ सकता है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, जैसे सामने ही आपको दिया हुआ है कि आपको क्या लेकर आना है, तो इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी लगाना इजी हो जाता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा के ये लेकर आना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या बोला है, सिद्ध करना है कि 1 1 1 y z z x y और यहाँ y प्लस z प्लस x प्लस y। क्या सिद्ध करना है भाई, RHS में क्या x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब हमें यहाँ देखो ट्रिक लगानी है, कैसे करना है, वही तरीका 6th प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कही थी कि इंपॉर्टेंट है, वही प्रॉपर्टी लगेगी। ये आपके पास क्या हो गया, LHS, क्योंकि इससे सारणिक लाना पॉसिबल नहीं है, बेटर होगा हम LHS लेके चलें, ठीक है। तो LHS क्या है, 1 1 1 y z x x y प्लस z प्लस x प्लस y। अब इससे मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं ये ऐसे फैक्टर्स ले आऊँ, क्योंकि प्रसार तो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हो ना किसी भी पंक्ति में 1 1 1 बन रहा है, तो भी आप समझ जाओ कि एक पंक्ति में से दूसरी माइनस कर दो 0, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो 0, 2 0 बन गए। एक पंक्ति में अगर 2 0 बन गए, मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 हो गए, एक ही तो 1 बचेगा, तो उसके बाद आप उसका प्रसार कर सकते हो एंड में। पहले तो आपने प्रॉपर्टी लगाई ही है, तो इसी तरीके से आप या फिर इनको देखते हुए भी कर सकते हो। तो अब आप जैसे भी देखते हुए करो, देखो अगर मुझे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स में से एक पहले फैक्टर बनाना है तो कैसे बन सकता है, फटाफट से देखो अगर मैं ये जो R3 है इसमें से किसको माइनस कर दूं, R2 को।
R3 में से R2 को माइनस करो तो देखो x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, तो क्या बन रहा है देखो x से x तो कट जाएगा, y माइनस जेड बनेगा, आ रहा है y माइनस जेड, तो इसका मतलब ये हमारी संख्या सही लग रही है। ऐसे जरूरी नहीं आप R3 में से माइनस करो, आप R2 माइनस R1 कर सकते हो, तो क्या बनेगा देखो अगर मैं R2 में से R1 माइनस करूंगी तो z प्लस एक्स में से y प्लस जेड, जेड से जेड गया x माइनस वाई बन जाए। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक फैक्टर को देखते हुए आप कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ देख लो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, तो एक संक्रिया लगाओ फटाफट से, ये मैं हटा रही हूँ, ये लिख के आना आपको, याद कर लेना x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो अब संक्रिया क्या लगाएंगे हम, R3 पे लगा दें, R3 पे मैं संक्रिया लगा रही हूँ R3 माइनस R2। ठीक है, तो R3 पे लग रही है संक्रिया, इसका मतलब क्या होगा R1 और R2 एग्जैक्ट सेम, 1 वाई जेड वाई प्लस जेड 1 जेड एक्स जेड प्लस एक्स। अब R3 में क्या संक्रिया लग रही है, इसके जस्ट ऊपर वाली को माइनस करते जाओ, 1 माइनस 1, फिर यहाँ एक्स वाई मीन्स के जेड एक्स माइनस, और यहाँ पे x प्लस वाई मीन्स के माइनस करना है जेड प्लस एक्स। धीरे धीरे आपको एक दो क्वेश्चन करने के बाद भी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिखेंगे हम। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए तो 1 वाई जेड जेड एक्स वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, यहाँ क्या डिफरेंस आया 1 माइनस 1 0, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो अंदर क्या बन रहा है y माइनस जेड, यहाँ पे x x कैंसिल हो रहा है y माइनस जेड। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है देखो RHS में y माइनस जेड बाहर आ रहा था, तो यहाँ बाहर कैसे आएगा, आ जाएगा। देखो ये जो पूरी R3 दिख रही है आपको, यहाँ तो 0 है, 0 में से सब चीजें कॉमन होती है, और यहाँ पे आपको कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है y माइनस जेड, तो हम ये लिख सकते हैं कि R3 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर फोर्थ ऑर्डर था हमारे पास, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में से अगर एक पंक्ति में से कोई संख्या k कॉमन आ रही है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, फिर दूसरी पंक्ति में से वापस आ रही है तो दूसरी बार वापस बाहर निकालेंगे। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई भी चीज कॉमन लेनी होती है तो मैट्रिक्स में सभी में से कॉमन आनी चाहिए तो ही उसको बाहर निकालते हैं, जबकि सारणिक में किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में से कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल दो, तो यहाँ से y माइनस जेड क्या आ जाएगा बाहर कॉमन, तो इसके बाद सारणिक का रूप क्या बन जाएगा देखो 1 1 0 वाई जेड वाई प्लस जेड जेड एक्स जेड प्लस एक्स, और यहाँ वाई माइनस जेड गया तो क्या बचा एक्स, यहाँ से वाई माइनस जेड बचा तो 1, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं इसलिए 1 बच रहा है, 0 नहीं बचेगा। ओके, ये कंडीशन इसकी बची। अब अपन क्या करेंगे R2 में से R1 माइनस कर दे तो एक और फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, देखते हैं कैसे करेंगे। इसके बाद देखो संक्रिया लगाए, R2 पे मैं संक्रिया लगा रही हूँ, कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं देखो R3 का तो कोई यूज नहीं है, तो R2 में से ही क्या माइनस कर देंगे R। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते जाए एक फैक्टर तो हमारे पास y माइनस जेड बाहर आ ही गया है, R1 और R2 का खेल है, तो R3 का एज इट इज रहेगा 0x1। ठीक है, R2 में चेंजेस करने हैं तो R1 भी सेम रहेगा 1 वाई जेड वाई प्लस जेड। अब मैं डायरेक्ट करके बता दूँ, देखो R2 में से R1 माइनस करना है, 1 माइनस 1 0, यहाँ देखो जेड एक्स में से वाई जेड गया, दोनों में से जेड कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स माइनस वाई, यहाँ पे देखो जेड प्लस एक्स में से वाई प्लस जेड गया तो क्या बचा एक्स माइनस वाई। अब R2 में से अगेन क्या कॉमन आ रहा है, R2 से एक्स माइनस वाई कॉमन लेने पर, तो ये क्या बन गया देखो यहाँ पे 0 है, 0 में से सारी चीजें कॉमन ले सकते हैं अपन। ठीक है, y माइनस जेड ऑलरेडी था और एक x माइनस वाई कॉमन और आ गया, तो अब क्या कंडीशन बच गई देखो 1 वाई जेड वाई प्लस जेड तो ऊपर है ही, सेकंड रो में से 0 यहाँ से ही गया तो क्या बचा जेड, यहाँ पे x माइनस वाई चला गया तो 1 0 x 1। ओके, अब हमारे पास हम देख रहे हैं कि C1 जो कॉलम है उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हो गए 0, तो अब हम इसका प्रसार कर सकते हैं, ये C1, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या आता है प्रसार, देखें एक ही फैक्टर बच रहा है वो इससे आ जाएगा। देखो अब इसके सापेक्ष प्रसार करने से हमारे पास बच रहा है y माइनस जेड एक्स माइनस वाई, ये तो ऑलरेडी गुणा में है ही, है ना। इसके बाद हम प्रसार कर रहे हैं इसके सापेक्ष, तो देखो ये 1 लिखा और इसकी उपसारणिक क्या आ रही है देखो z माइनस एक्स, या फिर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप उपसारणिक ही लिख लो।
ठीक है। फिर यहाँ फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष हो रहा है तो फिर -0 इंटू उसकी उपसारणिक, तो वो 0 हो जाएगी, +0 इंटू उसकी उपसारणिक। ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट 0 बन रहा है ना तो उसकी उपसारणिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उससे गुणा होकर क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, y माइनस जेड एक्स माइनस वाई, और यहाँ हम क्या दिख रहे हैं 1 इंटू जेड माइनस एक्स। किसी एक स्टूडेंट ने यहाँ मल्टीप्लाई करने में असाइनमेंट में प्रॉब्लम की थी, मैंने आपको पहले भी बताया, ये विकर्ण पहले गुणा होगा माइनस दूसरा विकर्ण आएगा, ठीक है, और यहाँ -0 +0, तो अंदर क्या बच रहा है y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख लेना, हमारे पास ऐसे था x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और फिर z माइनस, ये आ गया आपके पास RHS। अब यही आप उसका प्रसार करते हैं ना, तो प्रसार में ऐसे फैक्टर वाइज नहीं ला सकते थे, इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चंस में तो आपको प्रॉपर्टीज लगानी ही पड़ेगी। RHS को देखते हुए आपको उसी अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज यूज करते हुए धीरे धीरे प्रॉपर्टीज याद करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है।